खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। इस समय मेरे साथ मंच पर जो शख्सियत बैठी हुई है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, बहुत लंबे समय तक छत्तीसगढ़ की का कहा जाए कि बागडोर इनके हाथ में रही है। रमन सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत कीजिए, तालियां बजाकर। बहुत बहुत स्वागत रमन सिंह जी आपका। तो मैं समय जाया बिल्कुल भी नहीं करूंगी और भूपेश सिंह बघेल जी अभी आपसे पहले इस मंच पर मौजूद थे। 1 साल उनका पूरा हो चुका है, कितने नंबर देंगे आप? 10 में से आपको देने हैं। 1 साल और 1 साल किसी भी सरकार के लिए या मुख्यमंत्री के लिए सबसे कीमती वक्त होता है और मैं कहूंगा कि इस कीमती वक्त को जो फाउंडेशन, जो विजन, जो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक कल्पनाशीलता, एक वित्तीय प्रबंधन का एक कुछ नमूना दिखता, ये सारे मामलों में सरकार पूरी तरीके से असफल रही है। ना कोई विजन है और 1 साल ऐसा बीता छत्तीसगढ़ वालों का जैसे उनको लगा कि 1 साल वर्षों हो गए। लूट, हत्या, बलात्कार, इतनी आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। वित्तीय कुप्रबंधन का पूरे तरीके से छत्तीसगढ़ पूरा शिकार हो चुका है और आज के हालात में इस 1 साल जो शुरुआत जिसमें बेस बनाया जाता है, फाउंडेशन बनाया जाता है, क्योंकि पहला साल कीमती होता है, आखिरी साल कुछ काम होता नहीं। उसके 1 साल के इस काम पे 3 साल का आने वाले समय की कार्य योजना बनती है। इसका कोई भी एक स्पष्ट विजन ये सरकार 1 साल पे रखने में असफल रही है। सरकार को यदि कहा जाए कि भैया ये आपके लिए कोई विजन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कुछ है सरकार के लिए, आज तक किसी भी प्रकार की कार्य योजना पर चर्चा नहीं होती। इनसे पूछा जाए क्या विजन है, नरवा गरवा घुरवा बारी, इसके सिवाय कोई बात आज तक नहीं समझ में आई। विजन का मतलब मैं जो कहना चाहता हूं कि स्टेट बना 2003 में, मुझे अवसर मिला। उस समय की वित्तीय स्थिति और उस समय के स्थिति से हम जूझते हुए आगे बढ़े। नया राज्य बना था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कमजोर हालत थी। छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय जो हमारी स्थिति थी और 3 साल हमने देखा, उन परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ को निकालना, जहां सड़क नहीं थी। आज मैं आपको कह सकता हूं कि उस 15 साल में जहां 30,000 किलोमीटर सड़क थे, 60,000 किलोमीटर सड़क हो गए। 1,000 किलोमीटर 15 प्रधानमंत्री। मतलब आप 30% से कम नंबर दे रहे हैं क्या? फेल कर रहे हैं क्या सरकार को? मुझे तो सभी मोर्चे पे ये सरकार 100% असफल दिख रही है। ठीक है, आपने क्राइम की बात की, आपने कहा कि हत्या, अपहरण, लूट बेइंतहा बढ़ गए हैं। कोई आंदोलन या कोई प्रदर्शन या कोई हमने तो आपको सड़कों पे उतरते हुए देखा नहीं, तो क्यों नहीं? छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है और पिछले 15 दिन में 4 सामूहिक बलात्कार छत्तीसगढ़ के अंदर हो गया। कोरबा का हो, बिलासपुर का हो, राजनांदगांव का हो, रायपुर का हो, और लोग आंदोलन ही नहीं कर रहे हैं कि सभी जगह इसके लिए प्रदर्शन भी हो रहा है। विधानसभा में पूरी ताकत के साथ विपक्ष की हैसियत से हमने उसको उठाया भी है और जहां जहां इनकी असफलता होती है हम उसके खिलाफ जाते हैं। ठीक है, वो ये कह के गए भूपेश सिंह बघेल जी कि पिछले 1 साल में, क्योंकि आपने कहा कि पूरी तरह से असफल रही ये सरकार, और वो ये दावा करके गए यहाँ पर इस मंच पर कि 1 साल में किसी भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। हम तो 2,500 रुपए समर्थन मूल्य देना चाहते हैं लेकिन मोदी देने ही नहीं दे रहे हैं। तो क्या एक भी किसान का आत्महत्या ना करना आप सफलता नहीं मानते? किसान का बेटा अपने आप को कहने वाले मुख्यमंत्री के राज में सबसे ज्यादा प्रताड़ित और परेशान यदि कोई है तो किसान है। धान खरीदी की जो व्यवस्था छत्तीसगढ़ में बनी है, उस व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। किसान आज ये सोच रहा है कि वो धान की फसल ले लिया तो अपराध कर लिया, उसकी तो ऐसी निगरानी हो रही है जैसे वो अफीम की खेती कर रहा है। हर जगह उसके छापे मारे जा रहे हैं, धान पकड़े जा रहे हैं। अलग अलग निर्देश दिए जा रहे हैं कि धान का रकबा कम करो, कभी 8 क्विंटल, कभी 7 क्विंटल। उन्होंने वादा किया 2,500 प्रति क्विंटल हम धान खरीदी करेंगे, 2 साल का बोनस देंगे।
न 2 साल का बोनस आज तक किसानों को मिला है। किसान इंतजार कर रहा है। वादा खिलाफी तो आपकी भी रही। वादा खिलाफी की बात आपने कहा एक एक दाना धान का खरीदेंगे, लेकिन नहीं खरीदा आपने। हमने उस सिस्टम को, दोनों ही सरकारों ने वादा खिलाफी तो प्रदेश के किसानों के साथ की है। हमने पूरे धान खरीदी की व्यवस्था की, समर्थन मूल्य में पूरा का पूरा धान हमने खरीदा। आज तो आपने कहा हम बोनस देंगे, आपने कहा किसानों के सारे कर्जे माफ करेंगे। न सहकारी बैंक के न व्यावसायिक बैंक के किसानों के 1 रुपया कर्ज माफ नहीं हुआ। 2 साल का बोनस इंतजार कर रहा है। और अभी तो ये स्थिति है, धान के लिए इतनी चक्कर, इतने लाइन लग गए हैं कि किसान परेशान होकर धान बेचना बंद कर रहा है। 15 क्विंटल धान खरीदी की बात है, उत्पादन 20 क्विंटल 25 क्विंटल होता है। उसकी क्या स्थिति होगी आज कोई देखने वाला नहीं। ठीक है, धान के ऊपर हमने बात की, जो कि किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और बहुत जरूरी मुद्दा है। लेकिन अब मैं रमन सिंह जी असली मुद्दे पे आना चाहूंगी, और असली मुद्दा ये है कि जिस हिंदुत्व की, जिस राम की राजनीति आपने हमेशा की, ऐसा लग रहा है कि पिछले 1 साल में भूपेश सिंह बघेल ने वो मुद्दा आपसे हाईजैक कर लिया है। कौशल्या के राम वो कह रहे हैं, और वो उस पूरे कॉरिडोर को एज ए टूरिस्ट हब वो डेवलप करने की बात कह रहे हैं, और प्रदेश की जनता का भरपूर उनको समर्थन मिल रहा है। तो आपका जो राम का जो मुद्दा है, जो हिंदुत्व का मुद्दा है, क्या लग रहा है वो हाईजैक हो रहा है? कोई भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा राम का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को पहले से कहा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में भगवान राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए। हम पहले भी कहते रहे हैं, लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बन रहा है ना। और हमने ये भी कहा था कि कोर्ट के फैसले के बाद ही बनाएंगे, मगर हमने अपने पर उसका क्रेडिट तो आप नहीं ले सकते। घोषणा पत्र में हमने पहले से भारतीय जनसंघ के जन्म से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को हमेशा स्थायी रूप से हमने कहा कि ये हमारा मुद्दा है। जो राम के आज भगत बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे पूछा जाए कि राम के सुप्रीम कोर्ट में जब मामले चलते हैं तो कांग्रेस के सीनियर लीडर इस पूरे मुद्दे को उलझाने के लिए कितनी ताकत लगाते हैं। पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी अयोध्या में मंदिर निर्माण ना हो इस दृष्टि से पूरी ताकत लगा रहे हैं। और आज यदि मंदिर बन रहा है तो आज उसमें अब योगदान लेना चाहते हैं। हाँ। भूपेश जी से मैं यही कहना चाहूंगा कि भगवान राम का नाम लेने से बड़े बड़ों के पाप ठीक हो जाते हैं, तो भगवान का नाम लेना ही चाहिए। राम के बिना किसी का उद्धार नहीं है। और कोई राजनीतिक दल की दृष्टि से मैं यही बताना चाहती हूं, क्योंकि आपसे पहले ही भूपेश बघेल जी इसी मंच पर मौजूद थे, और भूपेश बघेल जी ने कहा कि जो बीजेपी के राम हैं वो तो वोट देने वाले राम हैं, लेकिन जो हमारे राम हैं वो तो संस्कृति के राम हैं। हम तो काम की शुरुआत राम के नाम से करते हैं और काम को खत्म राम के नाम से करते हैं। इनकी संस्कृति ये है कि जब जरूरत पड़ती है तो राहुल गांधी जनेऊ पहन लेते हैं, जरूरत पड़ती है तो मंदिर चले जाते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट में फैसले की बारी आती है, कोर्ट में लड़ने की बात आती है, तो कांग्रेस इसकी मजबूती। क्यों लगता है कि मंदिर जो है वो सिर्फ बीजेपी का कॉपीराइट है? अगर राहुल गांधी चले जाते हैं या कांग्रेस चली जाती है तो नाराज नजर आते हैं बीजेपी के नेता। 130 करोड़ भारतीयों के आराध्य भगवान राम है, इसलिए किसी का उसमें कॉपीराइट नहीं है। मगर जो नकलीपन दिखाने का प्रयास करते हैं, दो तरफा रुख दिखाते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। आप खुल के बोलिए ना कि आप राम भक्त हैं, मंदिर के निर्माण के पक्षधर हैं। आज तक इन्होंने किसी ने नहीं कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पे मंदिर का निर्माण होना चाहिए। कांग्रेस का किसी बड़े नेता ने नहीं कहा। ठीक है, एक और फ्रंट है जिस पर आपसे आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं भूपेश सिंह बघेल जी, और वो फ्रंट है छत्तीसगढ़वाद। सोटा लगवा रहे हैं, लोकल लोगों से इतना मिल रहे हैं, आदिवासियों के बीच में जा रहे हैं, और डॉक्टर साहब आप अपना सुरक्षा घेरा तोड़ ही नहीं पाए। क्या लग रहा है कि भूपेश सिंह बघेल इसमें आगे निकल रहे हैं आपसे? देखिए, बड़ा स्पष्ट बात है, छत्तीसगढ़ डेवलपमेंट चाहता है, छत्तीसगढ़ विकास चाहता है। छत्तीसगढ़ की कल्चर, छत्तीसगढ़ का एक एक आदमी यहाँ के धर्म से जुड़ा है, संस्कृति से जुड़ा है, परंपरा से जुड़ा है, संस्कार से जुड़ा है। उसके लिए कोई शो और बाजी करने की जरूरत नहीं है। सवाल मुख्यमंत्री को सोटा लगाने से काम नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री गेड़ी चढ़ने से काम नहीं चलेगा। सवाल इस बात का है कि छत्तीसगढ़ का
युवक को रोजगार मिले। छत्तीसगढ़ के युवकों को आपने कहा है यदि 10 लाख युवकों को 2,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देना है तो भूपेश जी पहले काम ये करिए कि उनको बेरोजगारी भत्ता देने की शुरुआत करिए। महिलाओं के लिए आपने वादा किया है कि उनके कर्ज माफ होंगे। 1 लाख स्व सहायता समूह, तो उसके लिए कर्जा माफी की बात करिए। किसानों के बेहतरी की बात करते हैं तो 2 साल का बोनस देने की बात करिए। सवाल छत्तीसगढ़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा चरमरा गया है। सड़क के काम पूरे बंद हो गए, सिंचाई के काम पूरे बंद हो गए, डेवलपमेंट के सारे काम बंद हो गए। शिक्षा कर्मियों को वादा किया, उस वादे से आप मुकर रहे। तो आपने जितने वादे चुनावी घोषणा पत्र में एक हाथ में गंगा जल और एक हाथ में गीता लेके कसम खाया था, आज छत्तीसगढ़ की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि भूपेश जी आप ठीक है कि आप गेड़ी चढ़ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर शराब बंदी के लिए पूरा छत्तीसगढ़ आपका इंतजार कर रहा है। महिलाएं आरती उतारी थी, महिलाओं ने वोट दिया था, महिलाओं ने समर्थन दिया था। आज वही महिलाएं गांव-गांव में जाके पूछते हैं कि भैया कि तुमने तो कहा था कि पहले दिन ही हम शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी ही नहीं किया, शराब का 1.5 गुना कीमत बढ़ा दिया। वो तो अच्छा किया, वो ठीक किया बढ़ाने के साथ साथ, मगर जिस प्रकार शराब दुकान में भ्रष्टाचार हो रहा है, 100 रुपया का शराब 125 रुपये में खुलेआम बिक रहा है और पूरे गांव-गांव में नए भट्ठी खुल गए हैं, कोचियों का राज आ गया है, भय आतंक का राज है। तो कम से कम इन वादों को तो ध्यान दो। गेड़ी चढ़ने से छत्तीसगढ़ की जनता खुश नहीं होगी। छत्तीसगढ़ वाद से काम नहीं चलेगा, आदिवासियों के बीच में गांव में जाने से काम नहीं चलेगा, जो वादे किए हैं वो पूरे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं जो इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा देश के सामने है, सीएए, नागरिकता संशोधन कानून, अब बिल नहीं कहूंगी क्योंकि कानून बन चुका है, राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। विपक्ष लगातार आपके ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि भारत के इतिहास में नागरिकता कभी धर्म के बेसिस पर डिसाइड नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं भारत के सेक्युलर कैरेक्टर को बदलने की ये घटना है। विपक्ष इसको दुर्घटना भी कह रहा है, आप इसको क्या कहेंगे? इसके लिए सीएबी के लिए 2 चीज की बारीकी को समझना बहुत जरूरी है। 2 चीज का फर्क मैं पहले बता दूं, उसके बाद मैं सीएबी के ऊपर आऊंगा। 2 शब्द यूज होते हैं, एक होते हैं शरणार्थी, दूसरे होते हैं घुसपैठिए। जो घुसपैठिए की श्रेणी होती है, जो भारत की सीमा में, वो चाहे बांग्लादेश की सीमा हो, पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान की सीमा से अवैध रूप से बिना पासपोर्ट, बिना वीजा, बिना परमिशन के घुसते हैं। और ये घुसपैठिए इस देश की सुरक्षा के खतरे बनकर आते हैं, यहाँ के व्यवसाय रोजगार छिन। दूसरे वो लोग हैं जो आज पाकिस्तान में हैं, जो आज बांग्लादेश में है, जो आज अफगानिस्तान में है, जिनको प्रताड़ित करके, बलात्कार करके, लूट के, उनके पूजा स्थलों को ध्वस्त करके उनको जबरदस्ती उस देश से भगाने की साजिश होती है। वो सब कुछ लुटा के हिंदुस्तान की सीमा में आते हैं और वो कहते हैं कि भारत यदि शरण ना दे, यदि हिंदुस्तान उनको शरण नहीं देगा तो वो बौद्ध, वो क्रिश्चियन, वो हिंदू जो पाकिस्तान में घुट रहे हैं, उनको स्थान कहां मिलेगा? मुसलमान है तो घुसपैठिए हैं, हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन है तो वो शरणार्थी हैं। घुसपैठिए, देखिए इसमें शब्द आप ध्यान दीजिए, मैं उसको आपको बहुत अच्छे से बताना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों को जो प्रताड़ना मिलती है, कोई पाकिस्तान में मुसलमान प्रताड़ित होगा ये कल्पना नहीं हो सकती। लेकिन आप बात ठीक है, आप ठीक है, प्रताड़ना ये जो कानून बना है धार्मिक आधार पर ही आप क्यों ले रहे हैं? प्रताड़ना तो भाषा के आधार पर भी हो सकती है, रंग रूप के आधार पर भी हो सकती है। 1947 में विभाजन के बाद जहां 20-22% वहां पे हिंदू थे, आज 2% हो गए। आप ये तो बताएं कि 18% लोग मार डाले गए, धर्मांतरण करे गए या देश छोड़ के भाग गए, उनका क्या होगा जो 18% आज भी आबादी कम होती जा रही है? आपकी इंटेंशन पे शक नहीं है, आपकी इंटेंशन पे शक नहीं है। ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग प्रताड़ित हैं उनको आप देश में शरण दे रहे हैं, लेकिन जब आप धार्मिक शब्द कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये आरोप लगता है कि आप हिंदू मुसलमान बांटने की राजनीति कर रहे हैं और हिंदुओं के वोट बैंक के लिए आप ये सारे फैसले ले रहे हैं। एक शब्द को मैं बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूं कि ये जो बिल आया है
वो किसी की नागरिकता को समाप्त करने का बिल नहीं है, ये नागरिकता देने का बिल है। ठीक है, किसी भी अल्पसंख्यक का हिंदुस्तान में रहने वाला, उसकी नागरिकता पे कोई खतरा नहीं होगा, मगर जो घुसपैठिया आएगा उसको पकड़ पकड़ के निकाला जाएगा, खदेड़ा जाएगा। विवेकानंद जी ने जब यूएन में भाषण दिया तो वो भाषण में बता देती हूं, उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे धर्म का प्रतिनिधित्व करता हूं जो हर धर्म के सच को स्वीकार करता है, मैं एक ऐसे देश का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं एक ऐसे देश से आता हूं जहां सभी धर्म के लोगों को शरण दी जाती है। और उसके बाद ही विवेकानंद के इस पूरे भाषण की चर्चा हुई और पूरे विश्व में एक एक्नॉलेजमेंट मिला। लेकिन आज अगर हमारी सरकार ये कहती है कि धर्म के आधार पर हम नागरिकता तय करेंगे, तो क्या सवाल खड़े होना वाजिब नहीं है? जिन परिस्थितियों में ये तीनों देश में लोग जी रहे हैं, जिन परिस्थितियों में उनका जीवन जी रहा है, जो यातना झेल रहे हैं, आप बड़ा एक सिंपल सीधा सा प्रश्न मेरा है इन लोगों के लिए कि हिंदुस्तान में जब हम वसुदेव कुटुंबकम की बात कहते हैं, पूरे देश को हम सब कोई शरणागत होता है तो उसको सहारा देते हैं। आपको ये बता दें कि पिछले 2 सालों में 890 से ज्यादा अल्पसंख्यक समाज के लोग पाकिस्तान से जो हिंदुस्तान आए हैं उन्हें भी नागरिकता दी गई है। ऐसा नहीं है कि नहीं दी गई। हाँ, वो 11 साल का नियम मगर 11 साल के नियम को 5 साल रिलैक्स किया। मगर सवाल ये है, ये इस बिल को लाने का मकसद ही यही है कि वहां रह रहे अल्पसंख्यक के जीवन में बेहतरी लाने के लिए भारत सरकार उनको अवसर दे रहा है और ये अवसर 2014 तक की उनकी एंट्री के साथ हो जाएगा। तो ये इससे बेहतर बिल हिंदुस्तान में जितने कानून बने हैं, मैं समझता हूं कि आज तक जितने कानून बने हैं उन सब में सबसे बेहतर कानूनों में से एक कानून मैं कैब को मानता हूं। ठीक है, मेरा सवाल अब इसी से जुड़ा हुआ है कि आप इस कानून को सबसे बेहतरीन कानून मानते हैं अभी तक का, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून बनने के बाद से अगर मैं बात करूं, चाहे मैं अलीगढ़ की बात करूं, चाहे मैं लखनऊ की बात करूं, चाहे मैं बेंगलोर, हैदराबाद और या देश की राजधानी दिल्ली की बात करूं, हालात बहुत अच्छे नहीं है। किसकी गलती मानेंगे? देश के छात्रों की, देश के मुसलमान की, या फिर देश की सरकार की, या विपक्ष अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा रहा? देश के वो लोग जो इसके अंदर राजनीति देखते हैं और युवा छात्रों को राजनीति का उपयोग करने के लिए मोहरा बनाने का काम कर रहे हैं। असम शांत हो गया, नॉर्थ ईस्ट शांत हो गया। कहाँ शांत हो गया? आपने इंटरनेट बंद किया हुआ है, त्रिपुरा में इंटरनेट बंद है। जो सरकार डिजिटल क्रांति के नाम पर जो सरकार में आए, उन्होंने सबसे पहले कश्मीर में इंटरनेट बंद, त्रिपुरा में बंद, आसाम में बंद, अलीगढ़ में बंद। कुछ अलग अलग क्षेत्रों में इसके विरोध चल रहे हैं। राजनीति में विरोध करने का और प्रजातंत्र में सबको अधिकार है और ये अधिकार निश्चित रूप से सबको मिला है, मगर उसके पीछे जो आज जो रिपोर्ट आ रही है, जितने भी घटनाएं हुई उसमें से जिन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है उसमें छात्र नहीं है। जो आज की घटना हुई उसमें से 60% लोग असामाजिक तत्व थे जिनको चिन्हित करके जेल में डाला जा रहा है। हाँ। ऐसे असामाजिक तत्वों को अवसर मिल जाता है और ये राष्ट्र विरोधी का जो ताकतें होती हैं ये उठती हैं और कांग्रेस इसमें खुलकर राजनीति कर रहा है। तो सीधा सीधा आरोप आपका विपक्ष के ऊपर है कि ये जो भी हालात देश में इस समय पैदा हो गए हैं उसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है, कांग्रेस जिस प्रकार पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर उनके बयान आए हैं तो ये भड़काने वाले बयान है, साफ साफ पूरा देश देख रहा है, समझ रहा है। ठीक है, एनआरसी की मैं बात करूंगी। अब नागरिकता संशोधन कानून तो आपने बना ही दिया और सबसे बेहतरीन कानून भी आप बता रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि आसाम में समस्या थी तो आप एनआरसी लेकर आए, आप समाधान लेकर आए, लेकिन आप पूरे देश में अगर एनआरसी लागू करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप एक ऐसा समाधान लाने जा रहे हैं जिससे समस्या खड़ी हो जाएगी, ऐसा इलाज करने जा रहे हैं कि जिससे बीमारी पैदा हो जाएगी? एनआरसी के लिए जो असम से शुरुआत हुआ और असम के लोगों का आंदोलन, जहां पे सैकड़ों लोगों ने शहादत दी, लाखों लोग जेल में ठूसे गए और जो वहां पे डेमोग्राफी पे जो चेंज हो रहा था, भाषा के आधार पे जो वहां पे लोग संख्या आ रहे थे, वो उनकी मांग थी। राजीव गांधी ने इसकी शुरुआत की और आज एक कानून के रूप में जब आ रहा है तो निश्चित रूप से आज या कल
इस विषय को लेकर देश में बहस जो चल रही है उसका अंतिम निराकरण होगा और ये कानून के रूप में आएगा। अभी असम से शुरू होगा, मगर अमित शाह ने कहा है कि सिर्फ असम तक हम सीमित नहीं रहेंगे, आने वाले समय में देश में भी इसको लागू किया जाएगा। मैं यही आपसे जानना चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं कि असम तक, असम में तो जरूरत थी। जब 1985 में समझौता हुआ, असम समझौता, तो उनकी सबसे बड़ी मांग ही असम आंदोलन की ये थी कि हमारे यहाँ से विदेशी लोगों को चिन्हित किया जाए, इनको निकाला जाए, ये घुसपैठिए हैं, हमारे अधिकारों पर इनका मतलब ये कब्जा कर रहे हैं। समझ में आता है। आपने वहां इलाज किया, वहां आपने दवा दारू की, एनआरसी की, एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज आपने 3 साल तक की। लेकिन बाकी देश में अगर आप ये लागू करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हर हिंदू मुसलमान, मेरे पास अगर कागज नहीं है तो मैं कतार में खड़ी हुई ये प्रूफ करूंगी कि मैं हिंदुस्तान की हूं, और अगर मैं नहीं प्रूफ कर पाती हूं तो मैं कहां जाऊंगी? क्या ये सोचा है सरकार ने? आज अकेले असम की बात नहीं है, वेस्ट बंगाल को ले लो, बॉर्डरिंग जितने स्टेट है, सब जगह, सब स्टेट के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। तो कहिए कि अकेला असम ही इसका प्रभाव में आया है, या घुसपैठिए असम में ही आए हैं, या डेमोग्राफी का चेंज जो हो रहा है, जितने बॉर्डरिंग स्टेट है उस सब में वो स्थिति है। आज कोई सिर्फ असम को लेकर बात शुरू होती है, मगर जब बात शुरू होती है तो पूरे देश में जाती है। तो निश्चित रूप से ये स्पष्ट रूप से अमित शाह ने बिल प्रस्तुत करने के पहले और बाद में भी कहा कि ये हम इसको असम में करके और बाद में इसको पूरे देश में लागू करेंगे। सवाल यही है, जो खाना बदोश लोग हैं, आप तो मुख्यमंत्री रहे हैं, इस देश की गरीबी किसी से छुपी नहीं है, आपके प्रदेश की गरीबी किसी से छुपी हुई नहीं है। वो खाना बदोश लोग, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग, वो एक बार को वोटर कार्ड ले भी आएंगे तो वो प्रॉपर्टी के कागज या मालिकाना हक जमीन पे वो कहां से लाएंगे? और अगर वो नहीं ला पाएंगे तो अगर वो हिंदू हैं तो भी आप एक बार को मानेंगे कि वो नागरिक है, लेकिन अगर वो मुसलमान है तो वो कहां जाएंगे? क्या हम उनको हिंद सागर में फेंकाएंगे? उनको कोई भगाने की जरूरत नहीं है, मगर मुझे लगता है कि एनआरसी के कानून बनने के बाद जो दूसरे प्रावधान है उसका लाभ भी बाकी लोग जो यदि 10 साल से रह रहे हैं और उसके पहले रह रहे हैं उनका अवसर मिलेगा। आपको नहीं लग रहा है कि ये बहुत जल्दबाजी होगी? पूरा आसाम 2-2 मील लंबी लाइनें लगी। डीमोनेटाइजेशन के समय आपने देखा कि देश में लंबी लाइनें लगी, और अभी भूपेश सिंह बघेल जी यहां बोल के भी गए कि लाइनें जो लगी उसमें ब्लैक मनी तो आया या नहीं आया, लेकिन लोगों की मौत बहुत हुई, लोगों को हार्ट अटैक हुई, और ये आंकड़ा तो आपके पास भी होगा। अब फिर एक बार पूरे देश को कतार में लगा देना, अपनी नागरिकता प्रूफ करने के लिए अपना काम धंधा छोड़ के पूरा देश कतार में लगा हुआ है कि हम इस देश के नागरिक हैं, ये प्रूफ करने के लिए आपके पास इलेक्ट्रोल लिस्ट है, आपके पास सेंसस है। निश्चित रूप से थोड़ी पीड़ाजनक रहता है, तकलीफदायक रहता है, मगर एक कड़वी दवा से आने वाले 100 साल का समस्या का समाधान होगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि इस दवा से बीमारी पैदा हो जाएगी? बीमारी नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल। इसका दवा की जरूरत है और आप कीमोथेरेपी असर कर इस देंगे। देश की इकोनॉमी में पड़ेगा, इस देश के भाईचारे में पड़ेगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ऐसा क्यों लग रहा है? आपकी जो तमाम जितनी भी बातें सरकार के द्वारा कही जा रही हैं, या जो भी आप योजनाएं ला रहे हैं, या जो भी आप कानून पास कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा तबका जो मुसलमानों का तबका है वो कहीं ना कहीं नाराज, असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस मंच से देश के मुसलमानों को? देश में जितनी योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू की, वो जाति, पंथ, समाज के आधार से ऊपर रहा है। यदि स्वास्थ्य की स्कीम लाया 5 लाख तक के लिए आयुष्मान भारत, तो हिंदुस्तान के सब गरीब के लिए लाया, गरीबों के लिए योजना लाएगी, किसी कॉस्ट के आधार पर नहीं बनाया। गैस सिलेंडर का बंटवारा हुआ तो सबके लिए हुआ। आवास यदि देना है तो हिंदुस्तान के सभी गरीबों के लिए देने की योजना बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक एक योजना जो लोगों के हित के लिए है, वो जात के आधार पर नहीं था, सिर्फ गरीबी के आधार पर उन्होंने योजना बनाई। और देश में आज करीब करीब 30 करोड़ लोगों को उन योजनाओं का बेनिफिट मिल रहा है। ये नरेंद्र मोदी के ही चमत्कार है कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन, आज गरीब के घर में गैस का सिलेंडर आ गया, गरीब के घर में शौचालय बन गया, गरीब के लिए रहने के लिए मकान की व्यवस्था हो गई, उनके लिए स्वास्थ्य के लिए योजना में 5 लाख तक का उनको कवरेज मिलने लगा। कौन से कास्ट के आधार पर? इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ समाज के वो लोग लेते हैं जो गरीब है, पिछड़े हैं, उसमें हिंदू और न मुसलमान और क्रिश्चियन की बात ही नहीं होती। तो सरकार की योजनाएं जितनी बनी है वो सब समाज के लिए बनी है। आज तक कोई योजना नरेंद्र मोदी के मुख्य प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसी कोई योजना नहीं बनी जिसमें जात के आधार पे सारा सरकार की सुविधाओं को
लेने की बात कही गई। एक आरोप और है आपकी सरकार के ऊपर, ये जो तमाम कानून आप ला रहे हैं या जिस तरीके से तेजी के साथ आप चल रहे हैं, ये विपक्ष का ये कहना है कि अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर क्योंकि आप नहीं सफल हो रहे हैं और इसलिए ध्यान भटकाने की ये सब कोशिश है। बिल्कुल गलत आरोप है। हमारे एजेंडे में जो थे, जो घोषणा पत्र में सार्वजनिक रूप से हमने पब्लिक के सामने वादा किया, उस घोषणा पत्र की एक एक बातों का क्रियान्वयन ये पार्टी कर रही है। 370 हमने कहा था, खुलेआम कहा था 370 के बारे में, और हमने 370 के बारे में 3 तलाक को हमने सार्वजनिक कहा था, घोषणा पत्र में कहा था 3 तलाक का क्रियान्वयन। सीएबी के बारे में हमने सार्वजनिक कहा था, उसका घोषणा हमने किया, क्रियान्वयन कौन सा रफ्तार। यदि समय रहते इन योजनाओं का क्रियान्वयन हो जाता है तो देश के लिए सबसे बेहतर स्थिति बनेगी। इसलिए कोई जल्दबाजी का काम नहीं है, ये तो हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा था और उसका हम क्रियान्वयन कर रहे हैं। तो इसके क्रियान्वयन में किसी को तकलीफ नहीं होती। 70 साल तक कांग्रेस जो नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी यदि आने वाले 5 साल में करती है तो पीड़ा उनको होना ही नहीं चाहिए। ये तो आप कांग्रेस कुछ करने की स्थिति में नहीं रही, कभी कुछ काम नहीं किया। आज यदि नीतिगत बड़े फैसले हो रहे हैं तो ये नरेंद्र मोदी का चमत्कार है। मोदी है तो मुमकिन है। कांग्रेस तो भारत बचाओ रैली कर रही है। कांग्रेस सिर्फ यही कर सकती है। कांग्रेस अपने राजनीतिक दौर के सबसे खराब स्थिति में पहुंच चुकी है। 150 साल पुरानी कांग्रेस इतनी खराब स्थिति में आज तक नहीं रही। हिंदुस्तान के नक्शे में उनका गायब होना ये बात को बताता है। आज उनके नेता को तैयार करने के लिए, राहुल गांधी को फिर से रीलॉन्च करने के लिए बार बार पकड़ के उसको मंच में बैठाते हैं और बैठा को बोलते हैं कि ये हमारा नेता है, और राहुल गांधी भाग जाते हैं। एक बार मुंह खोलता है तो 3 महीने के लिए समस्या छोड़ देता है। हर बार पैदा होता है, हर बार नई समस्या का। इस बार आया तो मैं राहुल सावरकर नहीं हूं। अरे भैया, तेरे किसने कहा था? तेरी तुलना सावरकर से 100 पीढ़ी में नहीं हो सकती। कहां सावरकर जी जैसे महान व्यक्ति, क्यों कहां राहुल गांधी जो देश छोड़ के भाग के राजनीति के मंच, कांग्रेस का लीडरशिप करने की जिसके अंदर कुवत नहीं है। एक शिकायत इस देश के नागरिक को है और ये शिकायत मुझे भी है। ये शिकायत मुझे ये है कि जो हमारे इतिहास में जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, चाहे वीर सावरकर जी हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हों, स्वतंत्रता सेनानी बड़े बड़े रहे हों, क्या ये जरूरी है कि आज की सियासत में हम उन महान शख्सियतों को खींच के लाएं, चाहे आप हो और चाहे कांग्रेस हो? अगर वो कहते हैं कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, राहुल गांधी हूं, तो नेहरू जी को जम जम पी पी के पानी आप लोगों ने भी खूब कमियां उनमें खोजी हैं। कमियां खोजना, महान जो इतिहास, कमियां खोजना अलग बात है। जिन लोगों का बड़ा योगदान रहा हो, क्यों उनको लाकर हम अपने भविष्य को संवारने की बात? आपकी बात से मैं सहमत होते हुए यही कहना चाहता हूं, इतिहास में महान लोग होते हैं और महान लोग से भी गलतियां होती हैं। यहां कोई प्रतिबंधित नहीं है कि आप उसकी गलतियों को आलोचना ना करें, मगर सवाल इतिहास को झुठलाने का जब प्रयास होता है, राहुल गांधी जैसा व्यक्ति सावरकर जैसे व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करता है और उसके बारे में अपशब्द जैसे शब्दों को यूज करता है, तो हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की पीड़ा होती है। इसका एक ही इलाज है कि राहुल गांधी को 6 महीने के लिए पुरानी इतिहास की किताब को पढ़ने के लिए समय दे दिया जाए, 6 महीने की छुट्टी ले ले। एक बार इतिहास, भारत के इतिहास को जो नहीं समझता, भारत के गौरव को नहीं समझता, वीर सावरकर को नहीं समझता, उस आदमी को राजनीति में क्या करेगा? गलतियों की बात करें और अगर हम भाषण में गलतियों की बात करें तो अब मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन आपके भी पार्टी के कई बड़े नेता उन्हें इतिहास को कई बार बड़े गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है। उनके भाषण में 2 युगों को एक कर दिया गया है। तो ये गलतियां हो सकती हैं, लेकिन अब मेरा सवाल इससे हटकर है, मैं गलतियों की यहाँ पर चर्चा करने नहीं बैठी हूँ। और क्योंकि अब आप इतने बड़े मंच पे हमारे साथ मौजूद हैं तो हम एक भी पल गंवाना नहीं चाहते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि राहुल गांधी ने झारखंड की एक रैली में बयान दिया रेप को लेकर, रेप इन इंडिया, आपने संसद नहीं चलने दी। उस अहम दिन संसद नहीं चलने दी, शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन, जिस दिन चर्चा होनी थी, देश में जो माहौल खड़ा हो गया था। और वो बयान हमने भी सुना है, आपने भी सुना है। उन्होंने कम रेप इन इंडिया नहीं बोला, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मेक इन इंडिया, लेकिन जहां नजर जाती है, चाहे हम कोई अखबार खोल रहे हैं या कुछ भी, तो वहां रेप इन इंडिया की बात हो रही है। उस पर पूरे दिन संसद ना चलने देना, टैक्स पेयर्स का पैसा इस तरह से जाया जाना, ये इसको आप ठीक मानते हैं?
यदि रैप इन इंडिया की बात करते हैं तो राहुल गांधी को यह भी मालूम होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में एक महीने में सामूहिक 6 बलात्कार होते हैं। उसके बारे में भी तो जिक्र करना चाहिए इनको। राहुल जी को वो तो ये कह ही रहे थे अकेले ना कि पूरे अकेले देश राजनीतिक दल को घसीटने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान में अन्य राज्य हैं, सभी जगह ये घटना होती है और जहां होती है उसको उसके ऊपर कार्रवाई करके ठीक किया जा सकता है। मगर पूरे देश को इसमें घसीटना, देश के गौरव और स्वाभिमान को खत्म करना है, ये तो गलत है। कि आप मेक इन इंडिया के बात को जिस लहजे में आप रैप इन इंडिया बोलते हो, तो ये इस देश का अपमान है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन क्या आप इसको सही मानते हैं कि राहुल गांधी के एक बयान पे उन राहुल गांधी को जिसको आप कहते हैं कि कोई मुद्दा नहीं है, उनको वो होमवर्क नहीं करते हैं या वो उनको नॉलेज नहीं है, उनके एक बयान पे हम पूरे एक संसद का एक पूरा दिन कुर्बान कर देते हैं? कोई काम नहीं होता है, इतना हो हंगामा शोरगुल होता है? क्या इस देश के टैक्स पेयर्स के लिए आप सांसदों की, नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं है? जिस लहजे में, जिस तरीके से उसने बात कही, तो महिला सांसदों को बुरा लगा और उन्होंने विरोध किया और वो विरोध उनका अधिकार था। तेलंगाना में कहा जा रहा है कि एक हफ्ते में पुलिस अपनी जांच पूरी कर लेगी। मैं रेप केसेस की बात करना चाहूंगी। एक हफ्ते में जांच पूरी कर लेगी, 15 दिन में कोर्ट अपना आदेश, मतलब बहुत कम समय दिया गया है। क्या आपको लग रहा है कि इस तरह से एक जनरलाइज तरीके से अगर हम रेप के ऊपर कार्रवाई करेंगे तो सही न्याय हो पाएगा? इसका जो नया जो पास किया गया विधेयक, रेप के ऊपर इतनी ज्यादा प्रतिक्रिया तत्काल देने की जरूरत नहीं है। कानून को अधिकार है और संसद को भी, लोकसभा को भी आवश्यकता पड़ने पर कठोर से कठोर कानून बनाना चाहिए ताकि देश की जनता को एहसास हो। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। मगर कानून पर्याप्त है, कानून का समय में क्रियान्वयन यदि हो जाता है तो ये सारी विसंगतियां अपने आप दूर हो जाएंगी। ठीक है, मैं अब आपसे बात करना चाहूंगी। भूपेश सिंह बघेल जी यहाँ बैठ के गए और उनसे जब ये पूछा गया कि विधानसभा चुनावों में आपका इतना बेहतरीन प्रदर्शन रहा लेकिन लोकसभा चुनाव में आप उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो उन्होंने फिर एक बार ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा और उस पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिबांग ने उनसे कहा कि भाई ईवीएम नहीं तो आपको विधानसभा में जिताया था। तो उन्होंने कहा कि चोर जो होता है वो घर छोड़ छोड़ के, एक मोहल्ले में एक ही घर चोरी करता है। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उसको 3 राजस्थान को छोड़ दिया और उसके बाद लोकसभा में ये कर दिया। तो ये जो ईवीएम का जो राग हर बार कांग्रेस अलापती है, क्या जवाब आपके पास? यही छोटी मानसिकता और छोटी बातें हैं। आप जीत जाओ बहुमत के साथ, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सरकार बन जाए तो ईवीएम, लोकसभा में हार जाओ तो गड़बड़ी हो गई। अब इतना डर क्या है भाई? जनता में विश्वास करो। अभी नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, इतना भय खा गए हैं कि नगरीय निकाय में भी 20वीं सदी में फिर हम पहुंच गए हैं। ईवीएम को छोड़कर फिर से वो वोट डालने के लिए मैनुअल वोटिंग की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में शुरू कर रहे हैं। सवाल अपने गलती को देखा जाए। 1 साल में 8 महीने में ऐसा क्या काम हो गया जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ की जनता इतने बहुमत से जिताने के बाद 11 में 9 लोकसभा में इतने बुरी तरीके से आपको पराजित किया? जो वादा, जो विश्वास आपने जनता को दिलाया था, उस सारे विश्वास को आपने खंडित किया है। जनता को जो वादा किया था उस वादा के अनुरूप आपका व्यवहार चल रहा है। जो लोगों ने इंतजार जो कर रहे हैं उनका इंतजार समाप्त हो गया। आज छत्तीसगढ़ में बेचैनी है, बदहाली है, परेशानी है। छत्तीसगढ़ का एक एक व्यक्ति ठगा से महसूस कर रहा है। उनको लगता है कि जो वादे विश्वास करके सरकार आई है उसके विपरीत इनका आचरण चल रहा है। कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे हैं, विकास के सारे काम अवरुद्ध हो चुके हैं। आपको मैं बताऊं, वित्तीय प्रबंधन की स्थिति, विजन तो छोड़िए आप, वित्तीय प्रबंधन की स्थिति आज छत्तीसगढ़ में यह है कि यदि FRBM एक्ट के अनुसार हम मानते हैं कि वित्तीय घाटा जो है 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आज भूपेश जी के राज में ये वित्तीय घाटा 5.84% पहुंच गया है। 1 साल, मैंने 15 साल, वो तो कह के गए कि केंद्र में जरूर मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन मैं 2 आंकड़े सुन लीजिए आप, 2 आंकड़े मैं देश को बताना चाहता हूं। FRBM एक्ट का तो उल्लंघन उन्होंने किया ही किया और 5.84% इनका वित्तीय घाटा तो हो गया। ये छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले 15 साल में मुख्यमंत्री रहा, 45,000 करोड़ हमने कर्ज लिया, यानी हर साल 2.5 से 3,000 करोड़ मुश्किल से कर्ज लिया। भूपेश बघेल के 11 महीने पूरा होने के बाद, 12 महीने होने के बाद
15,000 करोड़ का कर्ज इनके ऊपर हो चुका है। वो तो पूरे देश में बड़ी बुरी स्थिति है। 15,000 करोड़ एक साल में, यानी 5 है। साल में क्या स्थिति बनेगी? कर्ज पटाने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। प्लान के सारे वर्क रुक गए हैं। यानी प्लान हॉलीडे एक शब्द है, वित्त के विशेषज्ञ जब बोलते हैं प्लान हॉलीडे का मतलब कि प्लान के लिए पैसा समाप्त हो जाना। सड़क, पुलिया, स्कूल, अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर, बांधों के लिए पैसा नहीं, सिर्फ सैलरी दो, कर्ज पटाओ और लोन लो, फिर कर्ज पटाओ। आज इसी स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार का वित्तीय कुप्रबंधन का नतीजा यह है, सर्वर किसी स्टेट में एक महीने डाउन नहीं होता, छत्तीसगढ़ में एक महीने सर्वर डाउन होता है, पेमेंट नहीं मिलता। ये तो आप विपक्ष की, मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाइए, उतरिए सड़कों पे, कीजिए आंदोलन। हम इस सारे विषय को विधानसभा में भी और ऊपर भी उठाते हैं, मगर ये बोल रहा हूं कि क्यों जनता ने 12 महीने के अंदर इस सरकार को बुरी तरह से नकार दिया। उसका वजह है इनका वित्तीय प्रबंधन, विकास के सारे काम का ठप होना, और जिस प्रकार छत्तीसगढ़ जिस दिशा में जा रहा है, मुझे लगता है ये रसातल की ओर जाता है। मेरा एक सवाल जो अभी अभी मेरे दिमाग में आया है, और वो सवाल ये है कि कमल के फूल जो आपका चुनाव चिन्ह भी है, क्या लग रहा है जनता पहचान नहीं रही है? पासपोर्ट में आप कमल का फूल अब लगा रहे हैं। ये तो कमल के फूल से किसी को आपत्ति क्या होना चाहिए? कमल कमलासन है, लक्ष्मी जी का आसन है, इतना प्रतीक चिन्ह होता है। 303 का अपार बहुमत आपको उन्होंने दिया है, सब अच्छी तरह उन्होंने ये नहीं पहचानते कहा हैं कि सिर्फ कमल को ही हम लगाएंगे। उन्होंने ये कहा कि और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को बारी बारी से अवसर दिया जाएगा। कांग्रेस का हाथ भी देखने को मिलेगा क्या? बारी बारी से सबको मिलेगा, अवसर सबको मिलेगा, उसमें क्या पृथक? मतलब आप सत्ता में है तो कमल का फूल, वो सत्ता में आए तो हाथ। तो चलिए, अब मैं बस अब मुझे अंत खत्म करना है अपना सेशन, तो मेरा एक आखिरी सवाल, और वो रमन सिंह जी आपसे है। जो छत्तीसगढ़ के लिए ये कहा जा रहा था विधानसभा चुनाव में कि छत्तीसगढ़ तो एकदम सेफ है, रमन सिंह को तो कोई हरा ही नहीं सकता है, डॉक्टर साहब की तो एकदम पकड़ है, लेकिन करारी शिकस्त हुई। तो अब तो मंथन, चिंतन, समीक्षा सब हो चुका होगा, 1 साल का समय बीत गया है उस हार को। डॉक्टर साहब ने की क्या ऑब्जर्वेशन है? क्या जनता नाराज थी या आपकी पार्टी की अंदरूनी कलह थी जिसकी वजह से ये हार हुई? देखिए, क्योंकि मैं एक चीज और जोड़ दूं कि हर जगह जहां चुनाव होता है हिंदुस्तान में, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बड़ी होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हुआ तो जितने पोस्टर्स, बैनर्स लगे, वहां डॉक्टर साहब की तस्वीर मोदी और अमित शाह से भी बड़ी थी। ऐसा नहीं था। देखिए, 15 साल मैंने छत्तीसगढ़ में काम किया, और 15 साल में छत्तीसगढ़, जैसे पिछड़ा छत्तीसगढ़ कहा जाता था, पलायन करने वाला छत्तीसगढ़ कहा जाता था, गरीब छत्तीसगढ़ कहा जाता था, जहां की इकोनॉमी की स्थिति थी, जहां पे पर कैपिटा पावर कंजम्पशन 700 यूनिट था, जिसको 1500 रुपया, पर कैपिटा इनकम हमारा जो 18,000 20,000 था, वो 80,000 तक ले जाने का काम किया। गांव-गांव में अंधेरा था, सड़क नहीं था, 30,000 किलोमीटर से 60,000 किलोमीटर सड़क बना। ये सड़कों का जाल, विद्युतीकरण का जाल बिछाने का काम हुए, मगर 15 साल लगातार मुख्यमंत्री के नाते काम करते करते लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि शायद इस बार हम परिवर्तन करके देखते हैं और कुछ बेहतर हो। बेहतर के चक्कर में परिवर्तन करना है, बदलना है में बदल दिए। बदलने के साथ साथ 1 साल में ही उनको ये बात का एहसास हो गया कि उनका निर्णय गलत हो गया, उनसे चूक हो गई। आज पूरा छत्तीसगढ़ इसके लिए पश्चाताप कर रहा है। तो आपने 10 में से नंबर नहीं बताए, मैंने पहला सवाल पे लौट के फिर मैं आ गई हूँ। 10 में से नंबर कितने देंगे आप भूपेश सिंह बघेल को? इस 12 महीने में तो कोई नंबर के लायक कोई काम नहीं हुआ। 10 में मुझे नहीं लगता कि कुछ मुझे मार्किंग करना। कुछ तो मतलब फेल होता हुआ छात्र भी, आप तो खुद डॉक्टर हैं, फेल होते हुए छात्र को भी कुछ तो नंबर। अरे कुछ अच्छा करे तो नंबर मिलेगा, पूरा पेपर छोड़ रहा है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बेबाकी के साथ हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। एबीपी न्यूज पर शिखर सम्मेलन लगातार जारी है।